हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में बहुत बहुत वेलकम, स्वागत और इस्तकबाल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी अध्याय 2 हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी के या फिर अन्य शिक्षक भर्ती टेट सीटेट, उसमें हिंदी के ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला को पढ़ने से पहले कुछ तथ्य ऐसे हैं, 2-3 पॉइंट, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई मित्रों क्या है? वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। क्या है भी? पदबंध। पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द है। और शब्द से छोटी इकाई शब्द से छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। और वर्ण या अक्षर से छोटी इकाई या अक्षर से छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। क्या है मित्रों? ध्वनि। तो यहाँ से भाषा की सार्थक इकाई भी पूछी जाएगी, तो वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि से बड़ी इकाई क्या है? वर्ण, या भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ध्वनि 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 किसे कहते हैं? ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। लेकिन ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में सुनाई देने वाले संकेत को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की परिभाषा, प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था, स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में सुनाई देने वाले संकेतों को
ध्वनि कहते हैं। प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में सुनाई देने वाले संकेत को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और मुक्त अवस्था में कैसे सुनाई देगी? मित्रों, जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए यही वस्तु है, गिरा तो ये कोई आवाज़ आएगा, खटपट की आवाज़ आती ही है, या फिर हवाएं चलती हैं तो ऐसे साए साए होकर चलती हैं। नदियाँ कल कल की ध्वनि करते हुए चलती हैं, बहती हैं, चलती है मतलब बहती हैं। और प्रत्येक झरने हैं तेज़ी से खर खर करते हुए क्या है? गिरते हैं। और इससे क्या होता है? प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था के संकेत है जो सुनाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब किस आवाज़ को, जैसे कल कल की मैंने कहा, नदियाँ कल कल करते हुए बहती हैं, तो ये आवाज़ है, तो इसको कल कल की आवाज़ कहने के लिए हमने क्या किया? इसको लिपिबद्ध किया है। और किसके माध्यम से? वर्ड या अक्षर के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से। और जिसका सिस्टम क्या है? सिस्टम की शुरुआत कहाँ से है? ध्वनि से ही है। और इसीलिए क्या कहा जाता है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। दूसरा लिखते हैं भी, ध्वनि के बाद नंबर किसका है? वर्ण या अक्षर का। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। और अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर है क्या चीज? अक्षर है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लेकिन देखते हैं इसकी पहले परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो है, लेकिन परिभाषा इसकी क्या बनेगी? सार्थक ध्वनियों के समूह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। सार्थक ध्वनियों के समूह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। और इनका वर्णमाला में क्या स्थान है? भाषा में क्या स्थान है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर है। इसके एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें मित्रों, तो हिंदी वर्णमाला से ही रख दें, जैसे का, खा, गा, घा, ए होते, त्रा, ज्ञा इत्यादि। ठीक है। इसके बाद वर्ण के बाद शब्द। ठीक है मित्रों, शब्द किसे कहते हैं? शब्द देखें, अक्षरों के या वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। वर्ण या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए मित्रों, कभी कभी आप कहते हैं
वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि कहना क्या है, सार्थक शब्द जरूर रखना है। क्योंकि अगर वर्णों या अक्षरों के समूह रख देंगे और अगर वो सार्थक नहीं रहेंगे तो निरर्थक हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उदाहरण हम देते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कमल, ठीक है, जैसे विद्यालय या विद्यार्थी। ये क्या है, सभी सार्थक अक्षरों एक के बाद ये आया है जो एक इसका विशेष अर्थ है। सार्थक वर्ण या अक्षर के समूह को क्या करते हैं, शब्द। ये क्या है, शब्द हैं। और शब्द के बाद निर्माण होता है, शब्द के बाद नाम आता है वाक्य का। ठीक है मित्रों, इसको आप लिख लीजिए। अब लिखते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य 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 भाषा की एक सार्थक इकाई है। पहली बात तो वाक्य क्या है, भाषा की सार्थक इकाई है। और इसकी परिभाषा में अगर बात करें, परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दें, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। अब देखें इसका उदाहरण, जैसे महेश विद्यालय जाता है। यहाँ पर देखें इस वाक्य में क्या है, ध्वनि भी है। इस वाक्य में लेटर यानी अक्षर भी हैं, जैसे माँ है, हा है और सा है। ये सारी चीज़ें क्या, अक्षर भी हैं। और इसमें देखिए एक सार्थक अक्षरों का जो समूह था, शब्द का निर्माण किया, जैसे महेश विद्यालय जाता और है, ये चीज़ें। और इसके बाद सभी को मिला दिए, सभी को हमने मिला दिया, यानी सार्थक समूह किसके, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे महेश विद्यालय जाता है, कुछ भी। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स ए क्लियर मीनिंग कॉल द सेंटेंस, उसे वाक्य कहते हैं। अब मित्रों हम देखते हैं वर्णमाला को। और दूसरी बात जरूर आप एक बात याद रखिएगा, वाक्य क्या है, भाषा की सार्थक इकाई है। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं वर्णमाला।
वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए वर्णमाला, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? वर्ण प्लस माला, वर्णों की माला। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्णमाला। और दूसरी बात, परिभाषा, परिभाषा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद, यूँ बात करें, वर्णमाला के भेद। मित्रों, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कौन है? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। वर्णमाला के दो भेद हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। अगर संपूर्ण वर्णमाला की आप बात करें, वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या क्या है? 52, 52। कितना है? 52। ध्यान दीजिएगा। और मूलतः पूर्व में, पहले वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी थी? 45। मूलतः, अगर आपसे मूलतः पूछेगा, पूर्व में वर्णों की संख्या कितनी थी भाई? 45। कितना? 45। 45 वर्ण। अब इन 45 वर्णों में आपको ये बताना है 10 स्वर और व्यंजनों की संख्या 35। स्वरों की संख्या 10। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं मूलतः की बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्वर और व्यंजन के मैं वर्णों पर आऊँगा। ठीक है, स्वरों की संख्या 10 और व्यंजनों की संख्या 35। ठीक है, मिलकर कितने हो जाएंगे? 45, 45। तो ये तो है मूलतः पूर्व में वर्णों की संख्या। पूर्व में वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी थी? ये 45, और स्वरों की संख्या जिसमें 10 और व्यंजनों की संख्या 35। आइए मित्रों, हम पढ़ते हैं स्वर एवं व्यंजन को, वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। इसके भेद की बात करें तो दो भेद हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं, पहले स्वर को पढ़ेंगे पूरा। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजन के भेद। ठीक है, स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या, ये सारी बातें एक एक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं स्वरों को। पहले हम पढ़ते हैं भाई स्वर। स्वर किसे कहते हैं, ये पहले परिभाषा समझते हैं। परिभाषा ये भी अच्छे से आपको समझना है। परिभाषा, स्वर
दो शब्दों के योग से बना है स्व प्लस अर। स्वर दो शब्दों के योग से बना है, स्वर दो शब्दों के योग से बना है स्व प्लस अर। स्व प्लस अर, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जो स्वयं की सहायता से बोले जाएं। स्वयं की सहायता से बोले जाएं। जो स्वयं की सहायता से बोले जाएं। और ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अगर और बात करें, यानी वर्णमाला का वह भेद, स्वर वर्णमाला का वह भेद है जो स्वयं की सहायता से बोला जाए, जो किसी अन्य की सहायता से नहीं बोला जाता है, उसे स्वर कहते हैं। आपने देखा, स्वर दो शब्दों के योग से बना है स्व प्लस अर, जिसका अर्थ होता है जो स्वयं की सहायता से बोले जाएं, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। अब देखते हैं स्वरों की संख्या। इससे प्रश्न जरूर बनता है, स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखें, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? 13 मित्रों। लेकिन परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13, जिसमें परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितना? 13। कैसे? जैसे देखिए, ये परंपरागत रूप से ह्रस्व दीर्घा ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घु री, ए ऐ ओ औ अंग आ। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को लेकर जब बात करें तो 13, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मित्रों कितनी है संख्या? 13 है। ठीक है, यहाँ परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या पूछेगा तो 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें मान्यता प्राप्त स्वरों की संख्या। मान्यता प्राप्त हिंदी वर्णमाला में मान्यता प्राप्त स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या तो कितनी है? 11। कितना मित्रों? 11। मान्यता प्राप्त स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कौन कौन सा है देखें, जैसे कितने में? 11। ह्रस्व दीर्घा ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घु री, ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी संख्या हो गई? 11। मान्यता प्राप्त स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों पूछता है, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तब कितना बताएंगे आप? उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? मात्र 10 है। देखते हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या,
स्वरों की संख्या। तो मित्रों आपको बताना है कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। कैसे 10 है, देखें। देखें, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ई, दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ ए आय ओ आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मित्रों देखिए हमने री को गायब कर दिया। यहाँ पर हमने री को गायब कर दिया। री को उच्चारण की दृष्टि से यहाँ से गायब कर दिया। कारण क्या है, री हमारा उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का रा पर दीर्घ ई की मात्रा लगती है। व्यंजन का रा पढ़ा जाता है। ये क्या है, व्यंजन। जब हम री की बात करें तो व्यंजन की री पढ़ा जाता है। और री हमारा क्या चीज़ है, रा एक व्यंजन है, प्लस इसमें क्या है, क्या जुड़ गया, दीर्घ ई की मात्रा जुड़ गई। तो देखें यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ये व्यंजन का री उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के री पढ़ा जाने के कारण इसे विद्वानों ने उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या से बाहर कर दिया। तो बन गई संख्या कितनी, 10। ठीक है मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। कितना है, आप कहते हैं स्वरों के प्रकार। ठीक है, तो स्वरों के कुल प्रकार के आधार जो बनते हैं वो 4 आधार बनते हैं। कौन कौन सा है, यहाँ पर देखें कौन कौन सा। पहला है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर बात करें, पहला जो है वो क्या है, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। तीसरा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा अर्थात जीभ के आधार पर। चौथा बात करें, 4th नंबर, स्वर यंत्रियों के आधार पर, यानी वर्णों के उच्चारण के आधार पर, वर्णों के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। इसी को स्वर यंत्रियों के आधार पर कहा जाता है। स्वर यंत्रियों के आधार पर।
आधार पर। ठीक है मित्रों, इसको अब हम पढ़ते हैं एक एक को। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद जाति के आधार पर, पुनः जिह्वा के आधार पर, फिर वर्णों के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण लिखेगा। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो यहां पर लिखते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मित्रों बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुलुत स्वर। तीसरा कौन सा? पुलुत स्वर। अब देखते हैं भी हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय यानी कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वरों की संख्या की बात करें मित्रों, जब भी हर्ष स्वरों की संख्या की बात किया जाएगा तो हैं 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। जैसे देखें, आ, ई, उ और री, ये किसके अधीन आते हैं? हर्ष स्वर के अधीन आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर दूसरा है दीर्घ स्वर। तो मित्रों दीर्घ स्वर की परिभाषा नोट करें। जिन वर्णों के उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, एक मात्रिक यानी हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। तो लिखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगता है, द्विमात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी एक विशेषता मित्रों, विशेषता सिंपल सी बात है, हर्ष स्वर से अधिक का समय लगना। हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है।
अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ये द्विमात्रिक होते हैं। और इनकी संख्या की बात किया जाए हिंदी व्याकरण में, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। देखें, देखिए दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ठीक है। ए, आय, ओ, आओ। संख्या देखें 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या? 7। सातों क्या हैं? दीर्घ स्वर के अधीन। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आय, ओ, आओ। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं पुलुत स्वर। नंबर 3, पुलुत स्वर। पुलुत स्वर किसे कहते हैं? पुलुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में द्विमात्रा से भी अधिक का समय लगे, जिनके उच्चारण में द्विमात्रा से भी अधिक समय लगे, यानी त्रिमात्रा का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उदाहरण नोट करेंगे मित्रों। उदाहरण, ठीक है, जैसे लिरी, ओम, और कहीं कहीं देखता रा, ऐसे मिलता है। ठीक है, ये पुलुत स्वर के अधीन आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? जाति के आधार पर स्वरों के भेद। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मित्रों देखें, जाति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है उसके 2 भेद हैं। ठीक है, जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला सजातीय स्वर, दूसरा विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? देखें, सजातीय स्वर और दूसरा कौन सा है? विजातीय स्वर।
सजातीय स्वरों को क्या कहते हैं? समान जाति वाले स्वर। और विजातीय स्वर विषम जाति वाले स्वर। विषम जाति वाले स्वर। सजाति के अधीन कौन कौन से आते हैं? देखिए, आ, ठीक है, ई और उ, हर्ष दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। देखें, जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ई और उ प्लस उ मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ उ। हर्ष ई, दोनों हर्ष ई मिलकर दीर्घ ई, और यहाँ आ प्लस आ मिलकर दीर्घ आ। इसके बाद ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, कितने बनेंगे? ये देखिए 4। अगर जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें तो संख्या अगर पूछेगा तो मित्रों, संख्या की अगर बात करें तो 4, 3, 7, कुल संख्या 7 कहेंगे। लेकिन सातों में क्या चीज़ है? सजाति और विजाति में विभक्त हैं। अब ये क्या बन गए? आ प्लस ई। ठीक है, आ प्लस ई, आ प्लस ए, ठीक है, आ प्लस ए, और ओ जो है आ प्लस उ, और यहाँ पर देखें औ, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बना है। ठीक है, सजातीय स्वरों की संख्या 3 है। संख्या की अगर बात किया तो बताएंगे 3, और विजाति विषम जाति वाले की संख्या अगर संख्या पूछेगा तो 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। तीसरा, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वरों का जब वर्गीकरण करेंगे तो कितने हैं? 3 हैं। कितने? 3 हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तीसरा क्या है? पश्च स्वर। और पहला देखें, अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। और इसके अंदर देखें, संख्या बात करें 4 है, छोटी और बड़ी। जैसे हरसी दीर्घी और आपके ए एम आए। ठीक है, अग्रस्वर हो गए। दूसरा मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों का उच्चारण
जीभ के मध्य भाग से होता है उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। और मित्रों ध्यान दीजिएगा, आ को ही उदासीन स्वर भी कहते हैं, उदासीन स्वर। इसके बाद तीसरा नंबर आता है, तीसरा आएगा आपका पश्च स्वर, पश्च स्वर। स्वरों हिंदी वर्णमाला के वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है, जीभ के पश्च भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ आ, उ। देखिए पश्च स्वर में संख्या बात करें तो 5 हो जाते हैं, और आपके देखिए ओ भी आएगा और औ भी आएगा। देखिए दीर्घ आ, ह्रस्व दीर्घ उ, ओ और औ। ह्रस्व आ यानी देखें ह्रस्व आ आपका उदासीन था, जो मध्य स्वर के अधीन था, और पश्च स्वर में है दीर्घ आ और ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ओ और आओ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई भाई? 5 है। इधर देखें संख्या 1 है, इधर संख्या कितनी है? 4 है। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात स्वर यंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, इसको नोट कर लीजिए। लिखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर, वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर अर्थात स्वर यंत्रियों के आधार पर, स्वर यंत्रियों या स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के भेद या स्वरों का वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर यंत्रियों के आधार पर स्वरों के 7 प्रकार होते हैं। कितने हैं? 7 प्रकार। 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं। पहला कंठ स्वर, कंठ स्वर। इसको बाय ट्रिक यूँ आप समझें, चाहे हम सूत्र के माध्यम से याद करेंगे, और 100% मित्रों वादा है आपसे, 100% आपको एक बार सूत्र के सहित आप कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर कभी नहीं भूलेगा। और एकदम आसान है। देखें सूत्र के आधार पर, इसी आधार पर मैं व्यंजनों के भी भेद बताऊंगा आपको। अब फिलहाल पहले आप स्वरों के भेद को समझें। कंठ स्वर का सूत्र अकुह विसर्जनीय है कंठा, अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ। ठीक है, चाहे पंचमाक्षर का प्रयोग करें चाहे अनुस्वर कंठ। तो यहाँ पर आ, ह्रस्व तथा दीर्घ आ कंठ स्वर हैं। ह्रस्व और दीर्घ कंठ स्वर हैं। दूसरा तालव्य स्वर, तालव्य स्वर को तालु स्वर भी कहा जाता है। तालु स्वर जिसका सूत्र है इचु यसाणाम तालु, सूत्र इचु यसाणाम तालु। तो यहाँ पर देखें छोटी तथा बड़ी ई तालु स्वर के अंतर्गत आते हैं, तालु स्वर हैं। और इसके बाद तीसरा
ओष्ठ स्वर। तीसरा ओष्ठ स्वर, या यूं बात करें ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर। तो सूत्र इसका नोट करें। सूत्र उपमध्या नाम ओष्ठ है। उपमध्या नाम ओष्ठ है। तो ध्यान दें, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ, ह्रस्व ऊ तथा दीर्घ ऊ ओष्ठ स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी ओष्ठ स्वर हैं। ओष्ठ स्वर हैं। ठीक है, आप इतना नोट कर लें इसको। तीन हो गए। अब फोर्थ नंबर लिखते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद दंत स्वर 4 नंबर। दंत स्वर यूं आप लिख सकते हैं दंतेश्वर संस्कृत में। दंतेश्वर ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। तो इसका भी सूत्र याद करें। लिरि तुलसा नाम दंत है। लिरि तुलसा नाम, लिरि तुलसा नाम दंत है, यानी लिरि हमारा दंत स्वर है। लिरि हमारा क्या है? दंत स्वर है। देखिए प्रथम अक्षर पे ही लिखा हुआ होता है। अब आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से, सूत्र क्या है? सूत्र ही तो ये ट्रिक बन गई है। क्या है? लिरि दंत स्वर है। उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर लिखते हैं। पांचवा आपका मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर क्या है भाई? मूर्धा स्वर। मूर्धा स्वर। मूर्धा स्वर का सूत्र क्या है? लिख लें सूत्र। सूत्र लिखेंगे ऋतु साड़ाम, लिख लेंगे मूर्धन्य स्वर ऋतु साड़ाम मूर्ध है। री, यहां ध्यान दें, री मूर्धन्य स्वर है। मूर्धन्य स्वर है। री हमारा क्या है? मूर्धन्य स्वर है। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं पे क्या है? मूर्धन्य स्वर है। उसके बाद कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर को कंठ तालु स्वर भी कहते हैं। कंठ तालु स्वर। कंठ तालु स्वर, इसका सूत्र क्या है? ध्यान दें, इसका सूत्र, सूत्र लिखिए ए दौत है। क्या है? ए दौत है। तो यहां ए तथा अय, ए तथा अय कंठ तालु स्वर हैं। तालु स्वर हैं, कंठ तालु स्वर हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर अंतिम है कंठ ओष्ठ स्वर। कंठ ओष्ठ स्वर।
कंठ ओष्ठ स्वर, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंठ ओष्ठ स्वर, इसका सूत्र लिखें। सूत्र ओदौत है। क्या है? ओदौत है। ओदौत है। तो यहाँ ओ तथा औ, ओ तथा औ कंठ ओष्ठ स्वर हैं। ओष्ठ स्वर हैं। ठीक है मित्रों, ये रहा वर्णों के उच्चारण आधार पर स्वर यंत्रियों के भेद। ध्यान दें, अभी मैं आपको स्वरों का सभी वर्गीकरण पढ़ा दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ेंगे एक बार, संपूर्ण चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। एक और बात कभी कभी पूछी जाती है आपसे, और ज़रूर आप याद रखिएगा, अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं। देखें, अयोगवाह स्वर कौन कौन से हैं, तो ध्यान दें। अयोगवाह स्वर, हिंदी व्याकरण में अयोगवाह स्वरों की संख्या 2 है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? देखें, 2 हैं। इनकी संख्या की बात करें तो 2 हैं। संख्या 2 है। कौन कौन से? अंग और आह। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार, और आ को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार प्लस विसर्ग बराबर क्या हो जाएगा? अयोगवाह। अनुस्वार, यूं बात करें, अनुस्वार प्लस विसर्ग बराबर अयोगवाह। अयोगवाह होता है। एक और प्रश्न कभी कभी मित्रों पूछ लिया जाता है, ये आ देकर, ठीक है, छोटा चंद्र बिंदु रख दिया, ये पूछेगा किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना रहेगा अनुनासिक स्वर के अधीन है। तो अयोगवाह स्वर की संख्या पूछेगा तो बताएंगे 2। कौन कौन सा? संख्या 2। एक अनुस्वार है अंग, और आह जो आपका है वो विसर्ग है। अनुस्वार प्लस विसर्ग मिलकर क्या बन जाते हैं? अयोगवाह बन जाता। कभी कभी यहाँ दिया जाता है जिसे आप अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद मित्रों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कल। ठीक है। आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा जहाँ पर डाउट रहेगा। ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।